दोस्तों सोचो, सुबह उठे और अचानक खबर आई कि आज से पेट्रोल मिलना बंद हो गया है। गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, ट्रक नहीं चल रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद होने लगी और न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही लाइन बार बार घूम रही है, जो हार्मोज स्ट्रेट है वो बंद हो चुका है। यूएस और इजराइल युद्ध बेकाबू हो चुका है। अब ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये रियलिटी बन सकती है। और सबसे डरावने वाली बात ये है कि इस बार युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हो रहा है, बल्कि ये सीधा आपकी जेब पर भी हमला है, आपके घर के बजट पर, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर। अब कहानी शुरू होती वहां से जहां अमेरिका को लगा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है, और फिर वो बिना किसी इंतजार के 28 फरवरी को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। मिसाइल बेस, न्यूक्लियर साइट सब टारगेट पे थे। ईरान पर ऐसी स्ट्राइक की कि अयतुल्ला खमेनी समेत पूरे टॉप लीडरशिप कोई 40 लोग हो गए जिनको साफ कर दिया गया। बस सबने सोचा चलो ईरान की कहानी यहीं खत्म हो गई, अब लोग सड़कों पर आएंगे, रिवॉल्यूशन होगा, नई गवर्नमेंट बनेगी और ये वेनेजुएला पार्ट 2 बनेगा। और ट्रम्प माइक पर आकर बोलेंगे हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन भाई 1 महीना बीत गया और कहानी ने ऐसा यूटर्न मारा है कि गाड़ी वाले भी शर्मा जाए। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि कुछ ही दिन की बात है, ईरान झुक जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि जिस ईरान को हल्के में लिया गया था वो उतना आसान निकला ही नहीं। लेकिन भाई अब सीन ये है कि ईरान तय कर रहा है कि जंग होगी या नहीं। तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। हजरात 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 सलाम बजट सीज फायर होगा या नहीं। और ट्रम्प वो बेचारे कभी कह रहा है कि ईरान वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं, कभी धमकी दे रहा है और कभी सीज फायर मांग रहा है। मतलब पूरा कंफ्यूजन का पैकेज चल रहा है, एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला हाल है। खुद मैसेज भेजो, खुद टेंशन लो और सामने वाला सीन करके छोड़ दे। अब बात करते हैं असली सवाल की, क्या ईरान जीत सकता है? देखो, जीतने का मतलब ये नहीं है कि भैया जो मौजूदा खमेनी है वो वाशिंगटन डीसी में जाकर झंडा गाड़ दे, वो तो नेटफ्लिक्स वाली कहानी बन जाएगी। जीतने का मतलब सिंपल है कि लीडरशिप ईरान की बची रहे, जो कमांड सिस्टम है वो बना रहे, मिसाइल चलाने की ताकत बनी रहे और हार्मोज पर कंट्रोल बना रहे, मतलब टोल प्लाजा वाला सिस्टम बना रहे, और जब चाहे तब ग्लोबल इकोनॉमी को ईरान चेक कर सके। तो टेक्निकली देखा जाए तो ईरान अभी भी गेम में बना हुआ है। अब ट्रम्प का हाल सुनो, इतने डेस्परेट क्यों है कि जंग जल्दी खत्म हो जाए। कभी बोलते हैं बूट ऑन द ग्राउंड भेजूंगा, फिर बोलते हैं नहीं भेजूंगा, फिर पीस प्रपोजल भेजते हैं और ईरान उसे ऐसे ही रिजेक्ट करता है जैसे व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आ जाता है और रिप्लाई नहीं आता है सामने से। अमेरिका के 15 पॉइंट वाले पीस प्रपोजल को ईरान ने डस्टबिन में डाल दिया सीधे। पाकिस्तान ने बात कराने की कोशिश करी, वो भी फेल हो गई। जो टोन है ना बोलने का, टोन नीचे करके बात कर, समझा कि नहीं? औकात में रहा करो। जान दिए तो बता दो तुमको औकात हम अभी। और हमारे जयशंकर जी भी कम नहीं है। वो पहले बोलते थे कि हम वो देश हैं जो रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान सब के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन जब अब मीडिएटर बनने की बारी आई तो बोल रहे कि भैया हम बीच में नहीं पड़ेंगे, जो करना है तुम्हें करो। फिलहाल ईरान ने पूरी इक्वेशन ही पलट दी। जैसे ही ट्रम्प ने ग्राउंड इन्वेजन की बात करी, ईरान ने सीधा बोल दिया अगर जमीन पर आए तो यूएई को मारेंगे, जो भी सपोर्ट करेगा अमेरिका को उसको टारगेट करेंगे। और याद रखो, गल्फ में 13 यूएस बेस को पहले ही ईरान हिट करके उड़ा चुका है। अमेरिका वहां ओपनली काम ही नहीं कर पा रहा है। जो बच्चे कुचे हैं वो भी होटल में छिपे हुए हैं और सिविलाइज एरिया में जाकर रह रहे हैं। IRGC ने भी कमर कस ली है, 10 लाख फाइटर मोबिलाइज किए हैं और 12 साल के बच्चे तक को भी शामिल करने की इजाजत दे दी है। उधर इजराइल का IDF चीफ खुद बोल रहा है कि हमारी मिलिट्री कोलैप्स हो सकती है, और वो भी इतने रिसोर्सेज के बाद। अमेरिका में जो पेंटागन है वो 10,000 ट्रूप्स भेजने का सोच रहा है, लेकिन अमेरिका अभी भी धीरे धीरे रुक रहा है, क्योंकि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान उसे याद आ रहा है। ट्रम्प ने अटैक डिले किया है, नई डेडलाइन दी है। ट्रम्प बोलते हैं कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है और ईरान भैया अलग से बोल रहा है कि हमने कोई पॉज नहीं मांगा है, आ जाओ अभी भी, हम देख लेंगे तुम में कितना है दम। हूती संगठन बोल रहा है हम भी आ रहे हैं, रेड सी को ब्लॉक करेंगे। रसिया साइड में बैठकर ऑयल से पैसे कमा रहा है, कम से कम $24 मिलियन पैसे कमा चुका है। और चाइना चुपचाप नोट्स ले रहा है कि भैया अमेरिका कितना स्ट्रेच हो गया है, ताइवान के लिए कम से कम उसे ये नोट्स काम तो आएंगे। और इंडिया में भी असर दिखने लगा है, तेल के दाम बढ़ने लगे हैं, गैस की टंकी के लिए लाइन लगने लगी है। अभी गवर्नमेंट ड्यूटी कम करके संभाल रही है, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा ये भगवान ही जाने। मतलब असली टेंशन धीरे धीरे आम आदमी तक आने वाली है। अब सवाल है अमेरिका जीतेगा या नहीं। टेक्निकली देखे तो यूएसए ने भी ईरान को काफी डैमेज किया है, एयर डिफेंस, मिसाइल स्टॉक, न्यूक्लियर साइट, लीडरशिप तक को मार दिया है। लेकिन अगर हारा हुआ ईरान ऐसे ही चलता रहा
सिस्टम इंटैक्ट रहा, हार्मूज पर उसका कंट्रोल बना रहा तो गेम खत्म नहीं होगा। ह्यूतीस, हिजबुल्लाह, हमास सब बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस जीत रहा है। अब यदि कॉन्सिक्वेंस समझे तो पेट्रो डॉलर सिस्टम कमजोर होगा, गल्फ कंट्री अमेरिका से दूर हो जाएंगे, चाइना और रशिया के साथ करीब आएंगे, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेजी से बढ़ाएगा, बाकी देश भी न्यूक्लियर रेस में आएंगे, प्रॉक्सी वॉर वापस आएगा, छोटे छोटे अटैक चलते रहेंगे, चाइना को मौका मिलेगा, वो पैसिफिक में अपना डोमिनेंस बढ़ाएगा और ताइवान को कैप्चर करने का जरूर प्रयास करेगा। अमेरिका के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा, गैस प्राइस बढ़ेगी, कैजुअलिटी होगी, पब्लिक नाराज होगी, इलेक्शन में इम्पैक्ट होगा, फंडिंग भी कटेगी और अमेरिका के लिए वही पुरानी कहानी, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसा एग्जिट और ग्राउंड इन्वेजन वो तो आसान है नहीं। अफगानिस्तान को एम्पायर का कब्रिस्तान कहते हैं, ईरान भी वैसे ही बन सकता है। जियोग्राफी टफ है, पहाड़ है, डेजर्ट है, हिडन न्यूक्लियर साइट है, ये इराक जैसा फ्लैट डेजर्ट नहीं, ये पूरा हाइब्रिड हेल है। IRGC का सिस्टम अलग है, कोई सेंट्रल कमांड नहीं है, लोकल लेवल पर डिसीजन लेते हैं। ईरान पूरा प्योर असिमेट्रिक वॉरफायर है, 40 साल से तैयारी करी है। ईरान इराक वॉर से लेकर सीरिया तक का एक्सपीरियंस है। कमांडर ओपनली बोल रहे हैं कि अमेरिका के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। ईरान को जीतना नहीं है, बस उसे इतना करना है कि अमेरिका खुद थक जाए, कॉस्ट इतना बढ़ जाए कि वो खुद पीछे हट जाए। आखिर में बात साफ है, इजराइल और अमेरिका के गोल अलग अलग है। जो इजराइल के प्रधानमंत्री है वो चाहते हैं रिजीम चेंज और वो अभी तक हुआ नहीं है। इजराइल अभी भी लड़ना चाहता है और ट्रम्प डिलेमा में जी रहा है। पीछे हटे तो अमेरिका की इमेज खराब होगी और आगे बढ़े तो जाने जाएगी। इसलिए अभी तक 1 महीने के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई, बल्कि डेंजरस पेस में जा रही है। और यह भी सच है कि दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। अब बात करते हैं अपने भारत की। इंडिया इस पूरे युद्ध मामले में बहुत ही स्मार्ट खेल रहा है। एक तरफ यूएसए से स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, वहीं दूसरी तरफ ईरान से भी भारत के बहुत ही पुराने रिश्ते हैं। इसलिए इंडिया अभी भी न्यूट्रल स्टैंड पे खड़ा है, लेकिन असली असर हम लोगों पर आने वाला है। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। मतलब सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है, आपके मंथली बजट पर पड़ने वाला है। मोदी गवर्नमेंट अभी भी बैलेंसिंग मूड में है, अल्टरनेटिव ऑयल सोर्स ढूंढ रहे हैं, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, रसिया से तेल को बुलाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या लॉकडाउन जैसी हालत बन सकते हैं? तो सीधा जवाब है नहीं। लॉकडाउन जैसे सीन अभी तो नहीं बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा। इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा, जॉब पर असर पड़ेगा, मार्केट अनस्टेबल होगा। हो सकता है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत के चलते कुछ काम वर्क फ्रॉम होम होने लगे, जैसे कि लॉकडाउन के समय हुआ था। मार्केट अनस्टेबल रहेगा, मतलब घर में बंद नहीं होंगे, लेकिन खर्च जरूर कंट्रोल करना पड़ेगा। आखिर में बस एक बात समझ दो, युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध आपकी EMI में लड़े जाते हैं और कुछ आपके पेट्रोल बिल में। आज यूएसए और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन इसका असर हर आम इंसान पर पहुंच रहा है और शायद यही इस युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई है। और हो सकता है कि चाइना इन सब के चक्कर में ताइवान को कैप्चर कर ले, क्योंकि ऑलरेडी सभी मिलिट्री और वॉरफेयर ताइवान के साइड चाइना ने लगा दिए, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने में मिला ले। और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे वीडियो रॉ और रियल वाले बिना फिल्टर वाले एनालिसिस पसंद हो तो मुझे फॉलो करें। कमेंट में लिखो चाइना वर्सेस ताइवान होगा या नहीं, क्योंकि अगला जो आने वाला है वो सिर्फ बड़ा खेल खेलने वाला नहीं है। और ये बताइए कि भारत में आने वाले समय में पेट्रोल और गैस की किल्लत होगी या नहीं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो जरूर कर ले। मैं हेमंत सोलंकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।